भिंड शहर के सर्किट हाउस पर आज लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक श्री रघु ठाकुर जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे उपस्थित प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता, जिसमें श्याम सुंदर यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निशार कुरैशी, प्रदेश महामंत्री राकेश गौरव, प्रदेश संगठन मंत्री हकीम पठान उर्फ पप्पू, शहर अध्यक्ष डॉक्टर राकेश यादव आदि लोगों की उपस्थिति में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय श्री रघु ठाकुर जी ने क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। साथी सहयोगी लोग हैं जिनके यहाँ कुछ शोक की घटनाएं हुई, जिनके यहाँ का जिनको अपना शोक व्यक्त करने जाना था। श्री राधे गोपाल यादव जी के साथ हम लोग का पिछले कई दशकों का रिश्ता है। उनके पिताजी के साथ भी संबंध रहा, उनके साथ भी संबंध है। स्वर्गीय हरवीर सिंह यादव जी के निधन के लिए हम क्या शोक व्यक्त करने गए थे। अभी हमारे साथी हैं, पुराने मित्र हैं कामिल साहब, उनके बेटे का भी दुर्घटना में निधन हुआ था, उनके भी बेटे हम लोग जाएंगे और कुछ और भी परिवारों में शोक व्यक्त करने के लिए जाएंगे। तो इस अल्पकाल के समय का इस्तेमाल हमने सोचा कि आपके साथ भी कुछ चर्चा में करें। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर चर्चा करना है। एक तो ये कि भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, उसमें जो त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार हुआ है, इसे स्वीकार करने से तमिलनाडु ने इनकार किया है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की राय है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी श्री स्टालिन से हम सलाह देना चाहेंगे कि त्रिभाषा फार्मूला उन्हें स्वीकार करना चाहिए। त्रिभाषा फार्मूला में जो निहित उद्देश्य है, उसमें एक तो यह है कि जो आपकी मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है वो रहेगी। दूसरा, अंग्रेजी वैकल्पिक भाषा है, आप चाहे तो रख सकते हैं। वो तीसरा, एक कोई भी भारतीय भाषा। वैसे तो अब उनको हिंदी से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद के 70 साल बीत चुके हैं और अब हमें देश की एकता के लिए भाषाई नज़दीकियों के लिए भी काम करना चाहिए। पर मान लीजिए कि अभी उनकी राजनीति उनको हिंदी के लिए उपयुक्त नहीं है, तो भारतीय भाषा के रूप में कोई और भाषा चुन सकते हैं। पास में कर्नाटक है तो कन्नड़ चुन सकते हैं, तेलुगु चुन सकते हैं, चाहे तो उर्दू चुन सकते हैं, मलयाली चुन सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई हिंदी की अनिवार्यता नहीं है। पर उन्हें त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो तमिलनाडु के नौजवानों के, विशेषतर जो प्रतिभावान नौजवान हैं, जो यूपीएससी में चुन के आ रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि जो तमिलनाडु के लोग आएंगे, वो अगर बिहार के कैडर में जाएंगे, यूपी कैडर में जाएंगे, एमपी कैडर में जाएंगे, या जो हिंदुस्तान के गैर तमिल भाषी क्षेत्र हैं, राज्य, उनमें जाएंगे, तो फिर उनके यहाँ की जो प्रतिभाएं, उन प्रतिभाओं को सुविधा होगी और उन्हें अच्छा अवसर मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से उन्हें सोचना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मुझे आपके माध्यम से कहना थी कि पिछले दिनों यूएसएड्स के अनुदान को लेकर के एक देश में दुनिया में बड़ी बहस चली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तो सीधे आरोप लगाए हैं और उनके आरोपों को मैं आधार सहित मानता हूँ, आधार रहित नहीं मानता हूँ। उन्होंने अमेरिका के द्वारा मतदान बढ़ाने के नाम पर, मतदान के नाम पर कई देशों के लिए जो आर्थिक सहायता दी है, इसकी चर्चा उन्होंने की है। और ये एक सुविदित तथ्य दुनिया का कि आज अमेरिका बहुत सारी ऐसी संस्थाओं को फंडिंग करता है जिसके पीछे CIA की बुनियाद होती है और जो अमेरिकी हितों को पूरा करने का काम करते हैं। हम भारत सरकार से अपील करेंगे, मांग करना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि जब अमेरिका की ओर से आरोप आया है और उनके मित्र की ओर से आरोप आया है कि यूएसएड्स ने जो पैसा दिया 182 करोड़ रुपया भारत के लिए, उसका उपयोग यहाँ मतदान बढ़ाने के नाम पर यानी राजनीतिक उपयोग हुआ है, तो फिर भारत को इसकी जांच करना चाहिए। किन संस्थाओं को उनका पैसा मिला है, उन संस्थाओं के नाम सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। कितना पैसा उन्हें मिला है, उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। किन क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने के उनके क्या प्रयास हुए हैं, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। परंतु ये जो विदेशी पैसे से किसी भी देश के लोकतंत्र में
मतदान बढ़ाने के लिए, मतदान घटाने के लिए जो प्रयोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रयोग हैं। इनके बारे में देश को खुलासा होना चाहिए, चिंता का विषय है। और इसी प्रकार से बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन में भी अभी उस अमेरिकी यूएसएड्स के 250 करोड़ की मदद की चर्चा की जा रही है। तो ये एक वैश्विक संकट है जो अमेरिका के CIA फंडेड अनुदान से पैदा हो रहा है, और इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के लोकतंत्र के लिए खतरा है। उस लोकतंत्र के खतरे को समझना चाहिए। हम चाहते हैं कि दुनिया का हर देश का लोकतंत्र अपने आप में आत्मनिर्भर रहे, उसमें कोई विदेशी पैसे का, पूंजी का हस्तक्षेप ना हो। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो देसी पूंजीपति हैं उनका भी कोई हस्तक्षेप ना हो। अब देखिए, अभी पिछले दिनों जो आंकड़े आए हैं वो आपके माध्यम से हम उठाना चाहते हैं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा बांटा गया है, तो पिछले एक वर्ष से, यानी वर्ष 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी को 1685 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला है। 1129 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को मिला है, और भी पार्टियों को मिले। आखिर ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा दिया गया है, ये पैसा भी एक प्रकार का राजनीतिक भ्रष्टाचारी है। तो ये पैसा क्यों दिया जा रहा है? क्या ये पैसा राजनीतिक विषमता पैदा नहीं करेगा? क्या ये पैसा राजनीतिक भ्रष्टाचार पैदा नहीं करेगा? क्या ये पैसा पूंजीवादियों की राजनीति के लिए लागू करने के मददगार नहीं बनेगा? इसी प्रकार से जो पार्टियों को के लिए सहयोग मिले हैं, तो पिछले एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को 4600 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। अब इस चंदे को देने वाले कौन हैं, इनके भी नाम आना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा देने वाले कौन लोग हैं, उनके भी नाम आना चाहिए। और इस पैसे का इन पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, इसका भी नाम खुलासा होना चाहिए। अभी सुना है कि संघ का मुख्यालय बना है जिस पर 150 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। अब ये पैसा किस मद से कहाँ से पहुँचा है, इसकी जानकारी दी जाना चाहिए। कोई संस्था अपना मुख्यालय बनाए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, पर मुख्यालय की नींव में शुद्ध पैसा हो जरूर हम चाहते हैं, भारतीय पैसा भी हम चाहते हैं। तो इसकी भी कार्य कोई खुलासा होना चाहिए। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े दफ्तर आज बन रहे हैं। भाजपा का बड़ा दफ्तर बना है, संघ का बड़ा मुख्यालय बन गया है, सुनते हैं कि 12 खंड का, कितने खंड का मुख्यालय बन गया है। कांग्रेस पार्टी का एक नया किलानुमा दफ्तर बन गया है, और कई पार्टियों बने हैं। तो राजनीतिक पार्टियों में अगर राजनीतिक विशुद्धता नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, पैसा ईमानदारी का नहीं होगा, तो राजनीति नष्ट होगी, बर्बाद होगी, जनता की विरुद्ध हो जाएगी। और आखिरी बात आपसे कहना है कि यहाँ एक हलचल है, जो इसकी वे कल कुछ घटनाएँ हुई आज की मीडिया ने छापी हैं। कुछ यहाँ के समाज सेवकों ने, कुछ नौजवानों ने एक बात उठाई है जो पिछले कई दिन से उठ रही थी कि 6 लेन की कई सड़क यहाँ हाईवे बनना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इस मांग का समर्थन करती है, और साथ साथ ये भी कहना चाहती है कि आदमी की समस्या के दृष्टिकोण से, और इसके साथ साथ जो यहाँ जानवरों की समस्या है, इसके दृष्टिकोण से और भी कुछ कदम उठाया जाना चाहिए। 6 लेन बने, ये हम चाहते हैं, इसका मदद करेंगे, इस पर सहयोग करेंगे, हमारी पार्टी पूरा सहयोग करेगी और उस आंदोलन को सहयोग करेगी। पर ये भी हम चाहते हैं कि जो गायें हैं, इन गायों के लिए ग्रामवासियों को दिया जाए, यानी जो गौशाला का सिस्टम है जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोक करके इस पैसे को सीधे जनता को दिया जाए, ताकि किसान अपने पास गाय पाल सके, उनको पैसा मिल सके। ये सुधार लोकतांत्रिक पार्टी कई साल से दे रही है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने इसको उठाया है कि एक किसान के लिए 2 गाय दी जाए, और 1 महीने का 6000 रुपये, ना साल का 72,000 रुपये उनके पालन के लिए दिया जाए। तो ना गाय मरेगी, ना गौशालाओं की जरूरत पड़ेगी, ना खर्चा होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना धर्म का नष्ट करने का काम होगा, और सड़कें भी सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि जानवर भी असुरक्षित है, उस जानवर से इंसान भी सुरक्षित है। बहुत सारी दुर्घटनाएं जानवरों को बचाने के नाम पे भी हो रही हैं, जो सड़कों पे हो रही हैं, लोग मारे जा रहे, मर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये 6 लेन तो बने, इसका मैं समर्थन कर रहा हूँ, पर एक जो रेल की परियोजना थी जिसको स्वीकृत हुए आज करीब करीब 11 साल 10 साल हो चुके हैं, भिंड से लेके बांदा तक की एक लंबी परियोजना है जो स्वीकृत हुई थी। आपके यहाँ हमें याद है कि जो रेल राज्य मंत्री जो समय होते थे, या रेल मंत्री होते थे, श्री मनोज सिन्हा जी आए थे, भिंड में आकर ऐलान किया था कि हाँ, हमने इसको मंजूर कर दिया है। हम लोगों ने जब धरना किया था दिल्ली में, भिंड से काफ़ी लोग समदर यादव के नेतृत्व में उसमें गए थे, और एक बहुत बड़ा धरना हुआ था। रेल मंत्री को हमने ज्ञापन दिए थे, उनसे मिले थे, धरना हर साल देते थे। उनने हम लोग को लिख करके भी दिया था कि हाँ, योजना हमने मंजूर कर दी है। पर 11 साल से दिल्ली की सरकार ने, 10 साल से दिल्ली की सरकार ने, अब तो 11वां साल हो गया है,
उस योजना के आगे बढ़ाने का पैसा नहीं दिया है। तो ये दिल्ली की सरकार की बदनीयत है, ये भारत सरकार की बदनीयत है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें भिंड के साथ में घोर पक्षपात कर रही हैं, बुंदेलखंड के साथ घोर अन्याय कर रही हैं। ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, मध्य प्रदेश आए हुए भोपाल में हैं, और आप भी उससे पूछिए कि 11 साल में आपने 11 रुपये भी इस योजना को क्यों नहीं दिया जो स्वीकृत योजना है। आपने जो पहाड़ की योजना है उनके ऊपर 1.5-2 लाख करोड़ रुपये लगा दिया। आपने कश्मीर की योजनाओं पर करीब 70-80 हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर दिया। आपने बुलेट ट्रेन के नाम पर 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा लेके आप लगाने के लिए तैयार हैं, परंतु क्या भिंड से लेके बादा तक की जो जनता है, इस जनता के लिए सस्ते यातायात के लिए, सुविधा के लिए आप मामूली सा पैसा देने को तैयार नहीं है। तो ये सवाल को भी हम उठाना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसको सरकार जल्दी पैसा देके स्वीकृत करे और आगे काम बढ़ाए। और दूसरी बात कि पिछले दिनों चुनाव के पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमने भिंड में मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी। जब भिंड बंद का आह्वान हमारी पार्टी ने किया था, आप सबने बहुत समर्थन किया था। हम सब पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देते हैं, कल भी दिया था, आज भी दे रहे हैं कि आप सबके प्रयोग से, सहयोग से, जनता के सहयोग से ये मांग पूरी हुई थी। परंतु जो नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई शुरू हुई है या जो पैसा स्वीकृत गया है, वो तो भिंड का नाम नहीं है। क्या कर रहे हैं भिंड के जनप्रति लोग, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलते हैं जाके कि भाई भिंड में भी तो मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। आप वहाँ तो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जहाँ पे से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर पर मेडिकल कॉलेज है, पर भिंड में क्यों नहीं खुल रहे? तो इसकी भी बात शुरुआत होना चाहिए। तो इसकी हम मांग करना चाहते हैं और आप सबको धन्यवाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।